गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कमांडोज। कैसे हैं आप सभी लोग बेटा? तो बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, एक चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद हमने शुरू किया सेल साइकिल और सेल डिवीजन। और मैंने ये भी कहा था आपसे कि चूंकि क्रोमोसोम पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने पूरी सेल को हम अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, जानी पहचानी लगती है सेल हमको, इसलिए हम उसका डिवीजन भी समझ लेते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या बात किया था बेटा? पिछली क्लास में हमने देखा था कि कोई भी सेल जो होती है वो डिवाइड करने के पहले क्या करती है? ग्रो करती है वो। ठीक है, ताकि डिवीजन के बाद जो सेल बने, डिवीजन के बाद जो सेल बने उसके अंदर इतने कंपोनेंट प्रेजेंट रहना चाहिए कि वो अपने जीवन की शुरुआत कर सके वो। ठीक है ना? तो मतलब एक सेल के जीवन चक्र में, एक सेल की लाइफ साइकिल में दो घटनाएं घटती है। पहली घटना होती है ग्रोथ, दूसरी होती है डिवीजन। के ग्रोथ डिवीजन, देन उसके बाद नई बनने वाली सेल ग्रो करेगी, फिर डिवाइड करेगी। तो मतलब एक सेल के बनने से लेकर उसके डिवाइड होने तक का टाइम पीरियड क्या होता है? सेल साइकिल होता है। और हॉवर्ट एंड पेल्क ने सेल साइकिल में 4 फेजेस को बतलाया था: G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। ठीक है बेटा, पढ़ा हमने पिछली क्लास में। हमने देखा कि मल्टी सेलुलरिटी यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है सेल डिवीजन इज वन ऑफ दी वेरी वेरी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है ना। जो बहुकोषी जीव होते हैं उनमें सेल डिवीजन जो है उनके ग्रो करने के लिए जरूरी होता है। जबकि यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म में यदि मान लो कोई एक कोषी जीव है, यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन का इंडिकेशन है। मतलब जो सेल डिवीजन है वही रिप्रोडक्शन का तरीका होता है यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म में। एक कोषी जीव में जो सेल डिवीजन है वही उसके रिप्रोडक्शन का तरीका होता है। ठीक है, जबकि मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन जरूरी होता है। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? हमने देखा था बेटा कि इंटरफेज क्या होता है, एम फेज क्या होता है। इंटरफेज मतलब ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या क्या होता है? G1 फेज, S फेज, G2 फेज होता है। और डिवीजन फेज में क्या होता है बेटा? माइटोटिक फेज में क्या होता है? एम फेज कहते हैं, जहां पे सेल डिवाइड करती है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि एक ह्यूमन सेल, यदि हम एक ह्यूमन, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं बेटा, यदि हम एक ह्यूमन सेल की बात करें तो हमने कहा था कि एक ह्यूमन सेल, एक टिपिकल ह्यूमन सेल जो होती है वो 24 आवर में जो है वो डिवाइड करती है। उसमें से तकरीबन 1 घंटा डिवीजन में लगता है, 23 आवर लगता है किसमें? तैयारी में लगता है। मतलब 95% से अधिक टाइम जो है वो ग्रोथ में लगता है, सेल को डिवाइड करने की तैयारी में लगता है। क्लियर? फिर ईस्ट का एग्जांपल था कि ईस्ट की सेल जो है 1 घंटे में एक बार डिवाइड करती है। याद है ना आपको? के तो हमने कुछ बेसिक एग्जांपल्स के ऊपर बात किया था। फिर मैंने ये भी बताया था बेटा आपको कि इंटरफेस जो होती है उसमें सेल जो होती है वो प्रोटीन को बनाती है, डीएनए को डुप्लीकेट करती है, तैयारी करती है डिवीजन के लिए। ठीक है, ठीक, चलिए, है ना। फिर हमने कहा था कि सेल को जो सेल साइकिल है उसको बेसिकली हम 2 फेज में डिवाइड करते हैं, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। ठीक है, चलिए बताइए आप मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म कैरियोकाइनेसिस? का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म कैरियोकाइनेसिस? क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, टर्म कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म कैरियोकाइनेसिस? इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। amount of DNA and number of chromosome in S phase as compare to G1 phase। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। मैं पूछ रहा हूं आपसे, अमाउंट ऑफ डीएनए एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एस फेज इन कंपेयर टू G1 फेज। के G1 फेज की तुलना में S फेज में डीएनए का अमाउंट कितना होता है और क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है। यानी आपको G1 फेज से कंपेयर करना है और बतलाना है कि S फेज में डीएनए का अमाउंट कितना होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं। ठीक है ना, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द C वैल्यू ऑफ डीएनए? डीएनए की C वैल्यू का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ C वैल्यू ऑफ डीएनए? डीएनए की C वैल्यू का मतलब क्या होता है ये भी बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ C वैल्यू ऑफ डीएनए? डीएनए की C वैल्यू का मतलब क्या होता है ये भी आपको बतलाना है। ठीक है, क्लियर, ठीक है। चलिए, अब हमने पिछली क्लास में बात किया था बेटा इंटरफेस के ऊपर। हमने एक एक चीज को, देखो बेटा मैं 4-5 मिनट रिकॉल करवाता हूं ताकि हमको चीजें एकदम दिमाग में फिट हो जाए हमको। देखो
क्या होता है बेटा, मेरा काम है पढ़ाना, और मैं आपको जो है बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपको एक एक कॉन्सेप्ट को समझाते हुए पढ़ा रहा हूं। तुम्हारा काम है अच्छे से पढ़ना और रिवाइज करना, क्योंकि रिजल्ट जो एग्जाम का जो रिजल्ट होता है ना, वो तुम्हारे परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है, मेरे पर निर्भर नहीं करता है। मैं तो सब कुछ पढ़ाया हूं, मैं तो ऐसा कोई चीज नहीं जो एग्जाम नीट में आया और जो मैंने ना पढ़ाया हो, सब कुछ पढ़ाया होता है। लेकिन असल में एग्जामिनेशन हॉल में जाता कौन है, तुम जाते हो। तो मेरा योद्धा कौन है, मेरा योद्धा तुम हो। यदि तुम ठीक से नहीं अस्त्र चलाओगे, तुम ठीक से नहीं वॉर लड़ोगे, तो कैसे जीतेंगे भला, है ना। तो असली में मैं योद्धा नहीं हूं, योद्धा तुम हो, तुम कमांडो तुम हो। आई एम द कमांडर, कि मैं तुम्हें कमांड दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन तुमको फॉलो करना, इसलिए हर चीज को ध्यान से समझो बेटा ना। बायोमेंट्रस को जो है इस बार जो है वो अपना रिजल्ट फैंटास्टिक चाहिए, 700 से ऊपर नंबर वाले बहुत सारे बच्चे मुझे चाहिए, ठीक है, क्लियर। The interface is divided into 3 further phases के G1 phase, gap 1 phase, S phase, synthesis phase के G2 phase, gap 2 phase के। बताओ इसमें से किस फेज में डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, किस फेज में डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, बताइए, फटाफट बताइए। आपने बिल्कुल सही कहा, एस फेज में डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है। किस फेज में जो है वो सेंट्रियोल अपना डुप्लीकेशन करते हैं, किस फेज में सेंट्रियोल अपना डुप्लीकेशन करते हैं, बताइए। एस फेज में सेंट्रियोल अपना डुप्लीकेशन करते हैं। किस फेज में जो है वो, किस फेज में डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन, डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन, कि सेल को डिवाइड करना है या नहीं करना है, किस फेज में लिया जाता है, वो G1 फेज में, ठीक है। किस फेज में स्पिंडल फाइबर बनते हैं, किस फेज में स्पिंडल फाइबर के प्रोटीन, प्रोटीन फॉर स्पिंडल फाइबर, प्रोटीन का निर्माण किस फेज में होता है, G2 फेज में होता है, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें जो बताई गई हैं बेटा, वो आपको याद रखनी है, भूलना बिल्कुल नहीं है आपको, ठीक है। फिर मैंने कहा था G0 फेज को क्या बोलोगे आप, इट इज दी सस्पेंडेड स्टेट इन दी सेल साइकिल, सेल साइकिल में ये सस्पेंडेड स्टेट होती है, एंड इट इज दी एग्जिट फ्रॉम दी G1 साइकिल, G1 फेज से एग्जिट है वो, और जो है वो सेल साइकिल में इसको हम सस्पेंडेड फेज को मानते हैं बेटा, ठीक है। फिर साइक्लिन्स और सीडीके काइनेस पढ़ा हुआ था, साइक्लिन और सीडीके काइनेस क्या होते हैं, सेल साइकिल के इंजन कहलाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। फिर हमने चेक पॉइंट्स के ऊपर बात की थी कि 3 जगह पर चेक पॉइंट देखने मिलता है, G1 और S के बीच में, G2 और M के बीच में, और मेटाफेज से एनाफेज के बीच में, याद रखना, ठीक है ना। 3 जगह पे चेक पॉइंट देखने मिलता है, G1 से S के बीच में, G2 से M फेज के बीच में, और मेटाफेज से एनाफेज के बीच में, ठीक है, क्लियर। चलिए अब कुछ नोबेल प्राइज बेटा एक बार देख लेना बस, ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा है कभी कभी रैंडम क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, और बिल्कुल हमको देखो, मैंने आपसे कहा ना कि पेपर मानकर चल रहा हूं मैं कि नीट के पेपर जो है वो एकदम रद्दी से रद्दी होते चले जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पैटर्न, कभी भी पैटर्न, मैंने आपसे कहा ना 2017 का पेपर देखिए, 18 का, 19 का, 20 का, अच्छा 22 का पेपर अच्छा आया, ठीक है, 23 का पेपर उतना अच्छा नहीं आया, 21 का उतना अच्छा नहीं था। तो क्या होता है बेटा, एग्जाम थोड़ा पैटर्न जो है ना वो डायनामिक है, बदलता रहता है, इसलिए अपने आप को जो है हमको अपडेटेड भी रखना है हमको, ठीक है, क्लियर। तो देखो 1989 में नोबेल प्राइज मिला था विशव और वार्मस को, किसके लिए, इन्होंने रिट्रोवायरस के जो है वो रिट्रोवायरल ओंकोजीन के बारे में बताया, इन्होंने बताया कि कैंसर करने वाले जीन, याद है ना P53 प्रोटीन की बात की थी पिछली क्लास में, हमने P53 जीन के बारे में बात किया था, वॉचमैन ऑफ जीनोम कहा था P53 प्रोटीन को हमने, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या होता है बेटा कि कैंसर करने वाले जो कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कैंसर को प्रोड्यूस करते हैं, और ऐसे वायरस जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं ओंकोजेनिक वायरसेस कहलाते हैं। ओंकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर, ओंकोलॉजी जो है स्टडी ऑफ कैंसर, ठीक है। ऐसे वायरस जो कैंसर को प्रोड्यूस करते हैं ओंकोजेनिक वायरस कहलाते हैं, रिट्रोवायरस उस ग्रुप में आता है, ठीक है ना। तो हमारी सेल्स में कुछ कमजोर जीन होते हैं जिनको वायरस म्यूटेट कर देता है, उन्हें हम ओंकोजीन्स कहते हैं। तो इनकी खोज की थी विशप और वार्मस ने, इन्होंने कहा था कि वायरस के इन्फेक्शन से भी कैंसर हो सकता है, रिट्रोवायरस के इन्फेक्शन से कैंसर हो सकता है, तो उसके जीन के बारे में उन्होंने बतलाया, ठीक है। फिर दूसरा सिडनी ब्रेनर, हॉर्विट्ज और सल्स्टन 2002 के, इनको नोबेल प्राइज किस चीज के लिए मिला, इन्होंने बताया था फॉर देयर डिस्कवरीज कंसर्निंग जेनेटिक रेगुलेशन ऑफ ऑर्गन डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम सेल डेथ। और प्रोग्राम सेल डेथ को क्या बोलते हैं बेटा, हम एपोप्टोसिस कहते हैं, पहले भी बताया हुआ मैंने, एपोप्टोसिस कहते हैं, ठीक है ना। ये सब की सब जो खोज है वो सब सेल डिवीजन या सेल के ऊपर बेस्ड है बेटा, ठीक है। तो 2002 में नोबेल प्राइज मिला ब्रेनर को, हॉर्विट्ज को और सल्स्टन को, किसके लिए, कि इन्होंने बताया कि एक ऑर्गन डेवलपमेंट का जेनेटिक रेगुलेशन कैसे होता है और एक सेल अपनी मृत्यु को कैसे तय करती है। फिर 2001 में एक नोबेल प्राइज मिला था हार्डवेल,
टीम हंट और पॉल एम नर्स को, किसके लिए? इन्होंने बताया था कि सेल साइकिल का रेगुलेशन कैसे होता है, फॉर देयर डिस्कवरीज ऑफ की रेगुलेटर ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, फिर 2009 में नोबेल प्राइज मिला किसको बेटा? ब्लैकबर्न। रटना नहीं है, एक बार ध्यान से पढ़ना है, रटना नहीं, ठीक है? जो एक क्वेश्चन दूंगा टीपीएस में बस वो याद रखना, ठीक है? ब्लैकबर्न, ग्राइडर और जोस्टेक को नोबेल प्राइज मिला फॉर द डिस्कवरी ऑफ हाउ क्रोमोसोम आर प्रोटेक्टेड बाय टीलोमियर एंड द एंजाइम टीलोमेरेज। देखो, ठीक है, ब्लैकबर्न, ग्राइडर और जो है जोस्टेक को जो है वो नोबेल प्राइज मिला 2009 में, किसके लिए मिला? इन्हें इसके लिए मिला कि फॉर द डिस्कवरी ऑफ हाउ क्रोमोसोम आर प्रोटेक्टेड बाय द टीलोमियर एंड द एंजाइम टीलोमेरेज। किस प्रकार से क्रोमोसोम की सुरक्षा जो है वो टीलोमेरेज एंजाइम और टीलोमियर करते हैं। टीलोमियर क्रोमोसोम के, आपको बताया था ना क्लास में कि टीलोमियर रिपल करते हैं, नेगेटिव चार्ज के होते हैं, तो इसलिए क्रोमोसोम आपस में फ्यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बारे में बताया था उन्होंने। 2016 योशिनोरी ओशुमी को नोबेल प्राइज मिला फॉर हिज डिस्कवरीज ऑफ मैकेनिज्म ऑटोफेजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आजकल कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो 2016 में नोबेल प्राइज मिला जो है वो एक जापानीज साइंटिस्ट थे योशिनोरी ओशुमी को। इन्होंने बताया कि ऑटोफेजी कैसे वो काम करता है सेल के अंदर, उसको बताया इन्होंने। ठीक है, 2018 में जो है वो नोबेल प्राइज मिला एलिसन को और हॉन्जो को, किसके लिए? फॉर द डिस्कवरी ऑफ कैंसर थेरेपी बाय इनहिबिटिंग द नेगेटिव इम्यून रेगुलेशन। मतलब हमारा ही इम्यून सिस्टम का इस्तेमाल हम कैंसर की थेरेपी के रूप में कर सकते हैं। तो एलिसन और हॉन्जो ने बताया कैसे सेल्स जो है वो कैंसर सेल को पहचान कर डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। 2019 में नोबेल प्राइज मिला कैलिन को, रैटक्लिफ को और जो है वो सेमेंजा को फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ हाउ सेल सेंस एंड अडॉप्ट द ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। मतलब सेल कैसे पता लगा लेती है कि आसपास ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर लेती है। मतलब सेल का बिहेवियर कैसा होता है, सेल कैसे सेंस कर पाती है अपने आसपास के इन्वायरमेंट को, यह बतलाया था किसने? कैलिन ने, रैटक्लिफ ने और सेमेंजा ने। मैं आपको ये क्यों बतलाया? क्योंकि इससे ये मालूम चलता है हमें कि हम जो साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्या कैंसर बना हुआ है और कैंसर के ट्रीटमेंट को तभी हम खोज पाएंगे जब सेल को हम अच्छे से समझ पाएंगे। मेरा पर्पस ये भी रहता है कि आप लोग मेडिकल के लिए पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नीट का एग्जाम निकालिए, डॉक्टर बनिए, अच्छा, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे भी होना चाहिए जो साइंटिफिक अप्रोच के हो, जिनको साइंस का के बारे में जानने का और मन करे, जो सोचे कि मैं कैंसर का ट्रीटमेंट खोज लूं, मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि जो है वो आने वाली नस्लों को जो है वो पीढ़ियों को जो है वो फायदा हो। ठीक है, चलिए लौट के आते हैं अपने मुद्दे पे। आप जनरल नॉलेज से निकल के वापस बायोलॉजी में आते हैं हम बात करते हैं बेटा सेल डिवीजन के ऊपर। ठीक है ना, तो हमने देखा इंटरफेस क्या होता है, माइटोटिक फेज क्या होता है, ठीक है ना, और हम G1 फेज, S फेज, G2 फेज को हम पढ़ चुके। M फेज के बारे में हमने इतना पढ़ा था कि इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज, ये सबसे अधिक ड्रामेटिक फेज होती है जहां पर कि हमें क्रोमोसोम के अंदर होते हुए मल्टीपल बहुत सारे परिवर्तन हमको वहां पर दिखाई पड़ते हैं। हमने ड्रामेटिक फेज कहा था, हमें क्रोमोसोम कंडेंस होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्रोमोसोम हमको अरेंज होता हुआ दिखाई पड़ेगा, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। मतलब यहां पर हम माइक्रोस्कोप में देखने पर बहुत सारे इवेंट हमको दिखाई पड़ेंगे जो जनरली इंटरफेज में हमको नहीं दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा था बेटा पिछली क्लास में? हमने देखा था कि एम्फेस मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ दिस सेल साइकिल, सेल साइकिल का सबसे ड्रामेटिक पीरियड होता है क्योंकि इसमें हमको मेजर चेंजेस सेल के अंदर देखने मिलते हैं हमको। इन माइटोसिस सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल आर सेम। माइटोसिस में क्या होता है बेटा? पेरेंट और प्रोजेनी सेल में क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होता है। मतलब कि 2n वाली सेल माइटोसिस करेगा तो जो बनेंगी सेल वो भी 2n और 2n वाली बनेंगी। n वाली सेल माइटोसिस करेगी तो n और n वाली सेल बनेगी। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं इसको हम। ठीक है, वाई माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं? माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन इसलिए कहते हैं कि इसमें बनने वाली जो डॉटर सेल होती है उनमें क्रोमोसोम नंबर पेरेंटल सेल के समान रहता है। क्लियर? ठीक है, दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन के। ठीक है, हम सुविधा के लिए क्या बोलते हैं कि माइटोसिस को हम जो है वो नाभिकीय विभाजन में की 4 अवस्थाओं बांटते हैं, 4 फेज में इसको हम बांटते हैं। इट इज वेरी एसेंशियल। एक बात अच्छे से समझना आप कि कभी भी आपको यह मालूम नहीं चलेगा कि एक फेज खत्म हो गई और अगली शुरू हो गई है। ये सब कुछ कंटिन्यूअस चलेगा, ये सब कुछ कंटिन्यूअस चलेगा। आपको इवेंट देखकर पहचानना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई, मतलब प्रोफेज खत्म हो गई, मेटाफेज शुरू हो गया।
फिर आपने देखा सभी क्रोमोसोम जो है वो अपने आप को इक्वेटर पर अरेंज कर लिए हैं। न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस याद है ना, पढ़ा था हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में सेंट्रल पढ़ते समय। न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस पर क्रोमोसोम अपने आप को लाइन से अरेंज कर लिए, तो हमने कहा ये मेटाफेज चल रहा है। फिर देखा क्रोमोसोम जो अपोजिट पोल की ओर मूव कर रहे हैं, हमने कहा एनाफेज चल रहा है। और क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर पहुंच गए और वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, हमने कहा टीलोफेज चल रहा है। तो हमको क्या है, कोई भी ऐसा नहीं कहा कि प्रोफेज खत्म हो गया अब मेटाफेज शुरू होने का इंतजार होगा, नहीं, सब कुछ सारे इवेंट कंटिन्यूस चलेंगे और हमको केवल घटनाओं को देखकर पहचानना पड़ेगा, हमको केवल घटनाओं को देखकर समझना पड़ेगा कि कौन सी फेज यहां पर चल रही है। ठीक है, एनसीईआरटी क्या लिखता है कि जानना जरूरी है, द सेल डिवीजन इज ए प्रोग्रेसिव प्रोसेस, के लगातार चलने वाली क्रमिक प्रक्रिया होती है। एंड वेरी क्लियर कट लाइन्स कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस, अलग अलग अवस्थाओं के बीच में क्लियर कट लाइन देखने नहीं मिलती है, मतलब ये अवस्थाएं ओवरलैप करती हुई आगे बढ़ती हैं। प्रोफेज खत्म होगा मेटाफेज शुरू हो जाएगा, मेटाफेज खत्म होगा एनाफेज शुरू हो जाएगा, एनाफेज खत्म होगा टीलोफेज शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो चलिए बात करते हैं, हम पहले माइटोसिस की बात करते हैं, है ना। ठीक है, देखिए एनिमेशन, है ना, सेल कैसे रहे। अब ये सारी घटनाएं हमको समझने की, प्रोफेज क्या होता है, मेटाफेज क्या होता है, देखो आप मेटाफेज, फिर देखो आप एनाफेज, खींचा इसको अपोजिट पर, ये काइनेटोकोर से पढ़ खींच लिया, एनाफेज हो गया, ये के पोल पर पहुंच गया, हमने कहा क्या हो गया, ये टीलोफेज हो गया, ये है ना। ठीक है, और एक से दो बन गए, दो न्यूक्लियस बन गए, है ना, कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस। ठीक है ना। तो इसे एनिमेशन ने सब कुछ हमें क्लियर किया बेटा। ठीक है ना। नाउ दी साइटोकाइनेस की बात, साइटोकाइनेस हो गया, ठीक है ना, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है बेटा, देखा आपने, है ना। तो ये देखो एनिमेशन, प्रोफेज, क्रोमोसोम कंडेंस हो रहे हैं, अपने आप को कंडेंस कर रहा है क्रोमेटिन रेटिकुलम, क्रोमोसोम दिखाई पड़ रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी, देखो आप गायब हो गई है। ठीक है, लेट प्रोफेज प्रोमेटाफेज में, अब मेटाफेज में न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस बन गया है, क्रोमोसोम ने अपने आप को इक्वेटर पर अरेंज कर लिया है मेटाफेज में, और फिर क्रोमोसोम को अपोजिट पोल की ओर खींचा गया, काइनेटोकोर से खींचा गया तो सेंटर में डिवाइड कर गया है, क्रोमोसोम डिवाइड कर गया, एनाफेज में पोल पर पहुंच गया, टीलोफेज, है ना। ठीक है, एनिमेशन को हमने गौर से देखा, एक एक बात को ध्यान से हमने समझा बेटा। ठीक है, चलिए, माइटोसिस को हम सोमेटिक सेल डिवीजन या इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहते हैं। इस प्रकार के डिवीजन में क्रोमोसोम का सोमेटिक सेल का इस प्रकार डिवाइड करती है कि जो क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो जनरेशन आफ्टर, वो हम कहते हैं क्रोमोसोम नंबर जो होता है डिवीजन के बाद बनने वाली डॉटर सेल में समान होता है, इक्वल टू द पेरेंटल सेल, मतलब 2n से 2n वाली सेल बनेगी, n से n वाली सेल बनेगी। ठीक है, माइटोसिस को डिस्कवर किया था जर्मन बायोलॉजिस्ट स्ट्रासबर्गर ने, है ना, माइटोसिस को डिस्कवर किया जर्मन बायोलॉजिस्ट स्ट्रासबर्गर ने प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, माइटोसिस को एनिमल सेल में डिस्कवर किया था वॉल्टर और फ्लेमिंग ने सैलामेंडर सेल में। टर्म माइटोसिस में माइटोस वर्ड का मतलब होता थ्रेड और ओएसिस मतलब स्टेट, मतलब धागे आपको अलग अलग अवस्थाओं में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में सारा अंतर क्रोमोसोम का था और क्रोमोसोम धागे के समान, थ्रेड के समान दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो माइटोसिस वर्ड का यूज किया गया। जनरली माइटोसिस में 30 मिनट से लेकर 3 घंटे का समय लगता है। टाइम ऑफ माइटोसिस इज स्पीसीज स्पेसिफिक, अलग अलग प्रजातियों में, अलग अलग स्पीसीज में माइटोसिस का टाइम अलग अलग हो सकता है, अलग अलग ऑर्गन में ये टाइम अलग अलग हो सकता है, अलग अलग टिश्यू में ये टाइम अलग अलग प्रकार का हो सकता है। ठीक है, ये टेम्परेचर पर और टाइप ऑफ टिश्यू पर भी डिपेंड करता है। माइटोसिस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल दोनों में होती है, लेकिन एनिमल में नो माइटोसिस इन हैप्लॉइड सेल इन एनिमल्स। ठीक है, लिख लीजिए कि एनिमल्स में हैप्लॉइड सेल में कोई भी माइटोसिस नहीं होती है। ठीक है, जनरली ऐसा मानकर चलते हैं। एक एक्सेप्शन है इसका पार्थेनोजेनेसिस, जिस पर हमने पिछली क्लास में बताया भी था आपको। तो अभी हमने कहा इन जनरल हम बोलते हैं कि माइटोसिस कभी भी जो है वो एनिमल सेल की, एनिमल हैप्लॉइड एनिमल सेल में नहीं होता है। ठीक है, ये पॉलीप्लॉइड सेल में देखने मिलता है हमको। प्लांट्स के अंदर माइटोसिस स्पेसिफिक पॉइंट पे होता है, जिन्हें हम मेरिस्टेम कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, रूट टिप और शूट टिप पर देखने मिलते हैं। प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है वो होती है लोकलाइज और अनलिमिटेड। ये भी पिछली क्लास में बताया था मैंने कि प्लांट में ग्रोइंग पॉइंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम कहते हैं। इस पर भी बात किया था हमने। ठीक है बेटा, जब भी कभी जाइगोट इज ए सिंगल सेल, जाइगोट क्या होती है बेटा, सिंगल सेल होती है। ठीक है, इसमें होती है
माइटोसिस, इसके बाद क्या बनता है यहां पर, एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, एम्ब्रियो बनता है, माइटोसिस मेनी टाइम, ठीक है, कई बार, ठीक है। तो मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एम्ब्रियो के विकास के लिए जाइगोट में माइटोसिस का होना जरूरी है, ठीक है, एंड इट इज द मेन डिवीजन ऑफ ग्रोथ, ठीक है। यदि एम्ब्रियो को बनाना है तो जाइगोट के अंदर माइटोसिस करना पड़ेगा। इसका मतलब यदि जाइगोट में होती है मियोसिस तो क्या एम्ब्रियो बनेगा, यदि जाइगोट में होती है मियोसिस तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, याद रखना है, ठीक है, क्लियर। देखो अपना जाइगोट है, माइटोसिस, 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 और ये एम्ब्रियो के रूप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। और ऐसी माइटोसिस को क्या बोलते हैं हम, जो एम्ब्रियो बनाने के लिए होती है उसे बोलते हैं क्लीवेज। क्या बोलते हैं उसके लिए, हम वर्ड यूज करते हैं क्लीवेज, के क्लीवेज इज दी माइटोसिस सीन ड्यूरिंग एम्ब्रियो फॉर्मेशन, याद रखना, अब आगे बात करेंगे हम, ठीक है ना। माइटोसिस जो एम्ब्रियो निर्माण के समय दिखाई पड़ती है उसे हम क्लीवेज कहते हैं, ठीक है, क्लियर। देखो आप ना, एक जाइगोट से में डिवीजन हुआ, मल्टी सेल्ड कंडीशन बनी, और कैसे देखो कैसे जो है वो एम्ब्रियो बनता है। देखो आप ये ह्यूमन की बात कर रहे हैं, फ्यूचर आर्म एंड हैंड ऑफ एम्ब्रियो 5 वीक, 5 वीक ओल्ड एम्ब्रियो है, के 5 महीने जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट जब जो है एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ तो 5 वीक का एम्ब्रियो कैसा होता है, छोटा सा हिस्सा बन रहा है जो आगे जाके डिफरेंशिएट होगा और हाथ का डेवलपमेंट करेगा, ठीक है ना, है ना। मतलब जो है मैं कहता हूं आपसे कि जो मैं एज ए डॉक्टर आपको बतलाऊं कि जिससे कई बार क्या होता है, किसी कारण से एबॉर्शन करना पड़ता है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। कभी कभी किसी कारण से जो है वो कभी मेडिकल रीजन होते हैं, कभी कोई क्राइम सीन होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई कि अनचाहा गर्भ है, अनवांटेड प्रेगनेंसी, उसे टर्मिनेट करना पड़ता है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो मैंने जब मैं गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग थी मेरी, तो जब भी मैं एमटीपी देखता था ना तो मेरा बड़ा मन खराब होता था। जब तक बहुत जरूरी ना हो, जब तक जो है वो मेडिकल इशू, सीवियर मेडिकल इशू ना हो, कोई बड़ी समस्या ना हो, तब तक एबॉर्शन करना इट्स अ वेरी बिग क्राइम एक्चुअली, ठीक है। आप देखेंगे कि फीटस होता है, जब उसको निकालते बाहर ना, टुकड़े टुकड़े में निकलता है, वो सक्शन इवेक्यूशन करते हैं हम लोग, टुकड़े टुकड़े में निकलता है, ऐसे हाथ निकलते हैं, वो सब निकलता है, मन को बड़ा बुरा लगता है। मतलब वो इतना छोटा सा फीटस होता है, 5 वीक का, 7 वीक का, 8 वीक का, उसको देखकर बड़ा मन में खराब लगता है, खैर। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या, फर्स्ट टाइम पहले 3 महीने में जो है वो अबॉर्शन कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट 3 महीने का मतलब कितना हो गया, 12 वीक, और 12 वीक में एम्ब्रियो अच्छा खासा जो है वो ठीक ठाक दिखाई पड़ता है। मतलब वो देखो, आप खुद देखो ना, अपने सामने आपको दिखाई पड़ रहा है, 5 वीक ओल्ड एम्ब्रियो आपको दिखाई पड़ रहा है, तो कहता हैंड बनता हुआ उसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए, माइटोसिस में जो है 4 फेजेस देखने मिलती है हमको, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोफेज, सबसे लंबी अवस्था होती है। प्रो मतलब पहले, प्रो मतलब पहले, प्रो मतलब फर्स्ट, पहले या फर्स्ट, ठीक है। टीलो मतलब होता है लास्ट, आखिर में, ठीक है। मेटा मतलब होता है मिडिल, बीच में, ठीक है ना। कुछ चीजें याद रखना आपको, टर्मिनोलॉजी है, ठीक है ना। बार बार हर कई जगह पे अब ये वर्ड यूज करेंगे हम, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी फेज होती है प्रोफेज, सबसे छोटी होती है एनाफेज। यहाँ पे सीक्वेंस क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है ना बेटा। देखो, है ना, एक सेल साइकिल में देखें हम तो देखो, G1 फेज में सेल अपने आप को मैच्योर करती है, तैयारी करती है डिवीजन की। सेल S फेज में जो है वो सेल क्या करती है, डीएनए को कॉपी करती है, रेप्लिकेट करती है। G2 फेज में अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करती है, और उसके बाद हम आते हैं किस पर, माइटोटिक फेज में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जब न्यूक्लियस डिवाइड कर चुका होता है उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, साइटोकाइनेसिस, ठीक है, क्लियर है ना। तो ध्यान, समझ में आया हमको ये। देखो क्या लिखता है एनसीईआरटी, माइटोसिस को 4 स्टेज में बांटते हैं हम, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है ना। देखो बेटा, अब एक बात ध्यान रखना, इंटरफेजिक न्यूक्लियस में क्या होता है, इंटरफेज के न्यूक्लियस में आपको क्रोमेटिन रेटिकुलम दिखाई पड़ता है, क्रोमेटिन धागे होते हैं, पूरा का कोई भी क्रोमोसोम आपको इंटरफेज में नहीं दिखाई पड़ेगा। इंटरफेज में जनरली क्रोमोसोम आपको नहीं दिखाई पड़ता है ना, एक्सेप्ट पॉलीटीन क्रोमोसोम। किसको छोड़ दो आप,
पॉलिटीन, सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम को छोड़ दो, आप एबनॉर्मल टाइप ऑफ क्रोमोसोम छोड़ दो, तो बाकी नॉर्मल क्रोमोसोम आपको इंटरफेज में नहीं दिखाई पड़ेगा, क्रोमेटिन का जाल होगा जो काम कर रहा होगा अपना, ठीक है। तो जब जैसे ही आप G2 फेज से आप प्रोफेज में इंटर करते हैं, मतलब इंटरफेज से आप माइटोटिक फेज में इंटर करते हैं, तो सबसे पहले प्रोफेज आती है। तो प्रोफेज में सबसे पहले क्या होगा, जो क्रोमेटिन रेटिकुलम, क्रोमेटिन थ्रेड थे वो अलग अलग होंगे और अपने आप को कंडेंस करना शुरू करेंगे। अपने आप को कंडेंस करना शुरू करेंगे मतलब वो कॉइलिंग करेंगे। और आपको मैंने बताया था दो तरह की कॉइलिंग होती है, पैरानेमिक कॉइलिंग और प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग। मैंने कहा था एक होती है पैरानेमिक कॉइलिंग, एक होती है प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग। पैरानेमिक कॉइलिंग मियोसिस में देखने मिलती है, प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग माइटोसिस में देखने मिलती है। याद है कि नहीं याद, पढ़ाया हुआ है मैंने इसको, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। तो क्रोमोसोम अपने आप को कॉइल करता है, रॉड सब स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। तो मतलब जो क्रोमोसोम का जो कंडेंसेशन है, कॉइलिंग या कंडेंसेशन है, वो प्रोफेज के शुरू में शुरू होता है, अर्ली प्रोफेज में वो शुरू हो चुका होता है। जैसे जैसे प्रोफेज से मेटाफेज में इंटर करेंगे वैसे वैसे क्रोमोसोम कंडेंस होता चला जाएगा और सबसे अधिक कंडेंस क्रोमोसोम देखने मिलेगा हमको मेटाफेज में। सबसे अधिक कंडेंस क्रोमोसोम देखने मिलेगा बेटा हमको मेटाफेज के अंदर, ठीक है। क्या लिखा देखते हैं इंटरफेज में, देखिए आप, है ना, क्या आपको कोई क्रोमोसोम दिखाई पड़ रहा है? कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। आप देखो न्यूक्लियस के अंदर झांक के देखो आप, न्यूक्लियोलस दिखाई पड़ रहा है, न्यूक्लियस में आपको न्यूक्लियोप्लाज्म दिखाई पड़ रहा है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा उठ के। जैसे आप इंटरफेज से प्रोफेज में आते हैं तो आपको धीमे धीमे क्रोमेटिन थ्रेड जो है वो आपको डार्क कलर के दिखाई पड़ते हैं। क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होना शुरू करते हैं, उनमें कॉइलिंग शुरू होती है। माइटोसिस होगा तो उसमें प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग होगा, म्यूसिस होगा तो उसमें पैरानेमिक कॉइलिंग होगा, ठीक है, क्लियर। तो क्या लिखा है, प्रोफेज माइटोसिस की सबसे लंबी अवस्था है। इसमें ऑनियन रूट टिप सेल में 71 मिनट लगता है। वेरी वेल के अब ये क्या है, ये सीधा PYQ है बेटा, प्रीवियस के, यानी सबसे अच्छा मटेरियल माइटोसिस की स्टडी करने के लिए होता है प्लांट्स के अंदर ऑनियन रूट टिप सेल। ऑनियन रूट टिप सेल उसमें 71 मिनट लगता है प्रोफेज में, जो कि पूरी सेल साइकिल के टाइम का 2 से 3% होता है। प्रोफेज को 3 सब फेज में बांटते हैं हम, प्रोफेज को भी हम 3 सब फेजेज में बांटते हैं, अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज और लेट प्रोफेज। क्या क्या होता है बेटा ये, अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज और लेट प्रोफेज, 3 सब फेज में इसको हम बांटते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए ठीक है ना, 3 सब फेज में इसको हम बांटते हैं। पहले आते हैं हम अर्ली प्रोफेज के। जैसे प्रोफेज की शुरुआत होती है, The viscosity and refractive index of the cell increases। याद है ना आपको, मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था, मैंने कहा था आपसे कि डिहाइड्रेशन के कारण क्रोमोसोम दिखाई पड़ते हैं, हाइड्रेशन के कारण क्रोमोसोम नहीं दिखाई पड़ते हैं, मतलब कोई ना कोई संबंध उसका जो है साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर कंटेंट से भी है। जैसे प्रोफेज की शुरुआत होती है तो सेल का जो है विस्कोसिटी, गाढ़ापन बढ़ जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, जब मेडिकल में पहुंचोगे तब इसके बारे में भी बात करेंगे। इसलिए डिहाइड्रेशन बड़ी खतरनाक चीज भी होती है कई बार, ठीक है, हम आगे बात करें, अभी बात नहीं करते इस पर। अभी मैंने आपसे कहा कि प्रोफेज की शुरुआत होगी तो सेल का विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बढ़ जाएगा। और अर्ली प्रोफेज में क्या होता है बेटा, अर्ली प्रोफेज में क्या होगा ये कि क्रोमेटिन थ्रेड जो है वो क्रोमेटिन रेटिकुलम से अलग अलग हो जाएंगे और वो कुंडलीकरण करेंगे। स्पाइराइजेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे हम, कुंडलीकरण, ठीक है, कॉइल होना शुरू करेंगे वो, ठीक है, याद है ना। एट दिस टाइम, इस समय क्रोमेटिन थ्रेड हमको जो है वो ऊन के गुच्छे के समान, बंच ऑफ वूल के समान दिखाई पड़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में इमेज सेम टू सेम इमेज दे रखा है, एग्जाम में आ सकता है। ऊन के गुच्छे के समान दिखाई पड़ते हैं, इसे स्पाइरिम स्टेज कहते हैं, इसे हम स्पाइरिम स्टेज कहते हैं, स्पाइरिम अवस्था कहते हैं, इसको हम स्पाइरिम स्टेज कहते हैं, ठीक है, क्लियर। देखो ऊन के समान दिख रहा है, नहीं दिखा, देखो बिल्कुल एनसीईआरटी ने जहां से डायग्राम चेपा है ना अपनी किताब में, वहीं से हमने भी चेप लिया। एनसीईआरटी ने जहां से चुरा लिया है तुमने जो डायग्राम मेरा। ये किताब कौन सी है, ये है कैंपबेल बायोलॉजी, ठीक है। तो कैंपबेल बायोलॉजी जो है वहां से एनसीईआरटी ने चेप लिया, तो अपन ने भी चेप लिया उठा के, ठीक है। तो ये वही डायग्राम है। तो अभी हमने आपसे क्या कहा कि माइटोसिस की स्टेज में, अर्ली प्रोफेज में आपको डीएनए देखो कंडेंस होता हो, क्रोमेटिन दिखाई पड़ा, आपको ऊन के समान दिख रहा है ना, बुल के समान, ऊन के समान, बुल के समान दिख रहा है, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। इस समय जब माइटोसिस में स्पाइरलाइजेशन होगा तो क्रोमेटिन थ्रेड क्या शो करेंगे, प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग शो करेंगे, PYQ। और पैरानेमिक कॉइलिंग किस में होती है, मियोसिस के समय होती है, लिखवाया हुआ ऑलरेडी मैंने आपको।
इस तरह की कॉइलिंग में क्या होता है, क्रोमेटिन थ्रेड अपने आप को कॉइल करेंगे और अपने कॉपीड थ्रेड के ऊपर भी वो कॉइल करेंगे, ठीक है ना। और इस प्रकार क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होगा। मतलब देखो ध्यान से, अपने आप को भी कॉइल कर रहा है और सामने वाले थ्रेड से भी कॉइल कर रहा है। देखो ध्यान से, अपने आप को भी कुंडलित कर रहा है और सामने वाले थ्रेड से भी कुंडलीकरण कर रहा है, है ना। इस प्रकार कंडेंसेशन यहां पर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ठीक। तो मतलब यह हुआ कि क्रोमोसोम के कंडेंसेशन की शुरुआत कब होती है, अर्ली प्रोफेज में होती है, PYQ, ठीक है। क्रोमोसोम के कंडेंसेशन की शुरुआत कब होती है बेटा, ये अर्ली प्रोफेज में होती है, ठीक है। इन एनिमल सेल में सेंट्रोस्फेयर जो होता है सेंट्रोसोम का, वो डिसेप्टर आता है साइटोप्लाज्म के, और सेंट्रियोल जो होते हैं अपोजिट पोल की ओर मूव कर लेते हैं। सेंट्रियोल अपने आप को डुप्लीकेट कब किए थे, सेंट्रियोल अपने आप को डुप्लीकेट किए थे एस फेज में, सेंट्रियोल अपने आप को डुप्लीकेट किए थे एस फेज में, और ये अपोजिट पोल की ओर मूव करने लगते हैं, और माइक्रोट्यूबुल ने अपोजिट पोल की ओर धकारे होते हैं, ठीक है। ठीक, देखो आप ना अर्ली प्रोफेज में क्या हुआ देखा हमने। अब देखो दो चीजों पे गौर करो। इंटरफेज में देखो आप कुछ नहीं दिख रहा है आपको, अर्ली प्रोफेज में आपको क्रोमेटिन दिखाई पड़ रहे हैं, कंडेंस होते हुए उनमें कॉइलिंग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और सेंट्रोसोम पे गौर करो, सेंट्रोसोम अपोजिट पोल की ओर मूव करना शुरू कर चुके हैं। एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखिए, इमेजेस दिखा रहा हूं बेटा अंडरस्टैंडिंग है। राइट, अब क्या बच्चों को क्या लगता है, एक बड़ी मजे की बात है, कुछ बच्चे बोले जब नीट का रिजल्ट आया बच्चे, हमने हमारा शेड्यूल पूरा फॉलो किया तब भी नंबर कम क्यों। अरे भाई, शेड्यूल फॉलो करना तुम्हारे सिस्टम का हिस्सा है, तुमको पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, एग्जाम में ठीक से परफॉर्म करके आना पड़ेगा, तब तो रिजल्ट आएगा। बायोमेट्रिक का शेड्यूल कोई स्कूल तो है नहीं है कि तुमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कराने वाला इंस्टीट्यूट है बेटा। तो शेड्यूल फॉलो कर रहे हो तुम अपने लिए, शेड्यूल फॉलो करोगे तो तुम्हारी तैयारी अच्छी होगी, ठीक है। लेकिन तुमको चीजें याद रखनी पड़ेंगी, क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, तब तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तब तो तुम अच्छा स्कोर करोगे, है ना, ठीक है। तो देखो, है ना, इंटरफेस आप देखिए गौर से, इसलिए इमेजेस दिखाता हूं, उन पर ध्यान रखो। इंटरफेस से हम जब अर्ली प्रोफेज में आए हम तो देखा क्रोमेटिन थ्रेड दिखाई पड़ रहे हैं, सेंट्रोसोम अपोजिट पोल की ओर मूव करते हुए हमें दिखाई पड़ रहे हैं। अब आ गए मिडिल प्रोफेज में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज, लेट प्रोफेज, बेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वैसे वैसे क्रोमोसोम का कंडेंसेशन अधिक होता जाएगा। बेटाफेज में क्रोमोसोम मैक्सिमम कंडेंस होते हैं, ठीक है, क्लियर। इट इज करेक्टराइज बाय मोर कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम। मिडिल प्रोफेज में क्रोमोसोम का और अधिक संघनन होता हुआ दिखाई पड़ेगा, इसलिए क्रोमोसोम छोटे और मोटे होते चले जाएंगे, शॉर्टर एंड थिकर होते चले जाएंगे। द लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस एक्सेप्ट द सेंट्रोमियर, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है आपसे कि जब आप अर्ली प्रोफेज में थे तो क्रोमोसोम आपको ऐसा दिखाई पड़ रहा है, अर्ली प्रोफेज में क्रोमोसोम आपको ऐसा दिखाई पड़ रहे थे। एक क्रोमेटिन थ्रेड है, अपने आप में कॉइल है ये, और सामने वाले थ्रेड से भी इसने कॉइलिंग ऐसे कर रखा है। अर्ली प्रोफेज में तुमको ऐसा दिखाई, ये इसका सेंटर में, अर्ली प्रोफेज में तुमको ऐसा दिखाई पड़ रहा है। अर्ली प्रोफेज में तुम्हें एक क्रोमोसोम ऐसा दिखाई पड़ रहा था, जब तुम मिडिल प्रोफेज में पहुंचे तो ये ऐसा दिखाई पड़ेगा। मिडिल प्रोफेज में आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये थ्रेड आपको ऐसे, मतलब क्रोमोसोम का लंबवत विभाजन आपको दिखाई पड़ रहा है। सेंट्रोमेयर पर जुड़ा हुआ है, लेकिन जो सिस्टर क्रोमेटिड थे वो अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं यहां पे। सेंटेंस का मतलब समझिए, रफ डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। अर्ली प्रोफेज में प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग थी, एक दूसरे के ऊपर कॉइल थे वो। जब आप मिडिल प्रोफेज में पहुंचे तो क्रोमोसोम और अधिक कंडेंस हो गया, और छोटा हो गया, और मोटा हो गया। क्रोमोसोम का लंबवत विभाजन जो है हमको यहां पे दिखाई पड़ रहा है सेंट्रोमेयर को छोड़कर, ठीक है। और कहने का मतलब ये कि जब अर्ली प्रोफेज में थे तो आपको क्रोमोसोम दिखाई पड़ रहा था ऐसा,